हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने 3 और 3-6 केस स्टडीज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और उसी का एपिसोड नंबर 2 अभी हम कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर देखते हैं कितने केस स्टडीज़ कवर होने वाली हैं। क्लियर? तो अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं चाहे स्टैंडर्ड के हैं तो इसके अंदर केस स्टडी का जो लेवल है वो दोनों ही है, इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ई के अंदर आपको पता ही है कि 3 केस स्टडी आने वाली, तो बेटर है आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए, है ना। 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स क्रैक करिए आप, तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। क्लियर? तो ये आपके लिए इमोशनल बातें लिखी हुई हैं कि ये कहाँ से आया और किस टाइम से ये टाइल्स वगैरह का काम चालू हुआ है ना। तो ये आप बाद में पढ़ सकते हैं पेपर देने के बाद, लेकिन अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। इसके अंदर जो डिज़ाइन यूज़ किया गया है उसके अंदर ज्योमेट्रिकली स्क्वायर हैं और ट्राइंगल्स हैं और हेक्सागन्स हैं। ये दिख रहे हैं हेक्सागन अपने 1 2 3 4 5 6 साइड का ये हेक्सागन है, ये स्क्वायर है और ये क्या है, ट्राइंगल है। क्लियर? तो ये अपने को एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस तरह से टाइल्स का काम होता था। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कोई डिज़ाइन बनाया, कोई क्राफ्ट्समैन है और उसको एक फ्लोर पैटर्न बनाना था। क्लियर? बीइंग इंस्पायर्ड बाय द अबव डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को देखकर उसको एक नया डिज़ाइन बनाना था। टू एंश्योर एक्यूरेसी टू इन हिज वर्क ही मेड द पैटर्न ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सही बात है, अगर आपको एक्यूरेसी लेवल लेकर आना है, डिज़ाइन अच्छे से बनाना है तो कार्टेशियन प्लेन का यूज़ तो बनता ही बनता है। और कार्टेशियन प्लेन इसीलिए बनाया गया है ताकि चीज़ों को वेल डिज़ाइन वे में क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। तो ही यूज़ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन, तो देखिए इसने एक ऑक्टागन को यूज़ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड का। क्लियर? और स्क्वायर का यूज़ किया, ये स्क्वायर्स हैं इसके, है ना। एंड द ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल का यूज़ किया गया है। क्लियर? चलिए वेरी गुड। अब इसके अंदर बोला है कि यूज़ द अबव फिगर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें ज़रा एक्सेस चेक कर लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सेस। क्लियर? और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सेस। तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप उनके कोऑर्डिनेट वगैरह क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो अब ज़रा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अब यार ये बड़ा प्रॉब्लम आएगा यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है, यहीं पर ही है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड एफ। बी किधर है भैया, बी तो ये है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, तो अपने को चलो मैं बी यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ज़रा सोचिए। यहाँ पर ये बी ये है ना, तो बी यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 1 हो रहा है और वाई एक्सिस पे 2 हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 2। और वेयर इज़ एफ, एफ कहाँ है भैया, एफ कहाँ है, ये बी हो गया, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ए बी, एफ ये है, एफ ही हो गया। तो एफ एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, -2 पर, और यहाँ कहाँ है 9 पर। तो एफ के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 9। राइट? कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए अपने को, बाकी डिस्टेंस फार्मूला पता ही। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बी एफ। तो देखिए बी एफ क्या होगा, √ फार्मूला लिखेंगे x और -x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर और +2 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का हो गया, 3 3 = 9 और प्लस ये -7 बचेगा, तो 7 का प्लस हो जाएगा और 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। तो ये √ कितना आ जाएगा 58 यूनिट्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, जिस तरीके से मैं लगवा रहा हूँ ना आपको, मतलब जल्दी जल्दी आप इसको क्या करिए, पढ़िए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, तभी पेपर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए ये क्या बोला इन्होंने, द सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP। WXOP ये क्वाड्रिलेटरल अपने को चेक करना है ना। ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, Z होगा। क्लियर? तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ Z। अच्छा, तो Z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो Z के कोऑर्डिनेट इसका डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हमारा जो WXOP है इसके हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है ना। द सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी द
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले W के कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो W किधर है? W ये है, क्लियर। तो W कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -6,2। इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6,2, राइट। W के कोऑर्डिनेट हो गए -6,2। W के बाद x के हो गए -4,0, -4,0, राइट। और O के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अच्छा, ये बन रहा है इस तरह से, तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा ये, है ना। तो O के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 5,9, राइट। और P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3,11। इसके हो गए 3,11, राइट। हाँ, अब ये इसका क्या कहलाएगा? Z इसका मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, है ना। मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से लिखना है। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा यहाँ से? 3, Z इसका मिड पॉइंट होगा, तो क्या करेंगे? Z यहाँ से डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से देखो 3 - 4/2, है ना। और 11 + 0/2, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 और 11/2। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्लियर। देखो, अगर तुम यहाँ से निकालना चाहोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो -6 + 5/2 और 2 + 9/2, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2, 11/2। तो आपको दो बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर एक से ही निकाल देंगे। तो Z इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल। ओके, चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। ओके, तो देखिए y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, किस पर? y एक्सिस पर, तो वो 0, y होता है। अब यहाँ से दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर हैं, कौन कौन है? A एंड G, क्लियर। तो तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट बताना है, किसके? जो y एक्सिस पर पॉइंट है, जो y एक्सिस पर पॉइंट है उसके क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए भैया, A और G के कोऑर्डिनेट देख लीजिए आप। A के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो ये कितना होगा? -2,2। A के कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारे -2,2, ठीक है। और G के कोऑर्डिनेट हो गए -4,7, क्लियर। और इस पर ये पॉइंट मान लो P, तो इसमें तुम्हें क्या दे रखा है कि PA किसके बराबर है? PG के, है ना। तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, PA² = PG², क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? y + 2 का होल स्क्वायर, y1 - y2, अच्छा यहाँ से लिखें, x1 - x2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = 0 - +4, है ना। तो ये भी प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर और प्लस 0 - y - 7 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया 2 × 2 = 4 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और 4 × 4 = 16, y - 7 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 4 + y² + 4 - 4y = 16 प्लस y² + 49 - 14y। y² से y² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8 -4y और 16 और ये कितने हो जाएंगे? 50 60 65 हो जाएंगे। 9 6 15, 4 और 5 और 1 6 माइनस का 14y, है ना। तो 14y इधर आ जाएगा और -4y यहीं रहेगा। ये 65 और माइनस कितना हो गया? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 10y = कितना बचेगा? 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा, 57। तो y = 57/10,
तो यहाँ से आप y इजिकल टू कितना आ जाएगा 5.7। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा जो y एक्सिस पर होगा 5.7। क्लियर, ये वो पॉइंट हो जाएगा y एक्सिस पर जहाँ से a और g के होंगे इक्विडिस्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसमें ऑप्शनल में पूछा है तो ये क्वेश्चन भी लगाते हैं। अगर ऑप्शन में दिया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम AFGH, ट्रेपेजियम का नाम लिख लेता हूँ मैं AFGH, है ना। चलिए देखते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए ट्रेपेजियम बना लेता हूँ मैं, ठीक है। AFGH, क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे -2,2 -2,2 और एफ़ के कोऑर्डिनेट क्या है? एफ़ के कोऑर्डिनेट है -2,9 और जी के कोऑर्डिनेट क्या है? -4,7 और एच के कोऑर्डिनेट है -4,4 राइट। अब इसका एरिया बताना है तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डिस्टेंस फार्मूले से नहीं निकालना है वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। इधर देखो पैरेलल साइड यही तो है, तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 7 यूनिट। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी हो गई 1 2 3, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 3। कुछ समझ में आ रहा है कि कितना सिंपल वे में इसको लगाया जा रहा है। और इसकी हाइट यही तो होगी ये, तो 1 2 कहीं से भी ले लो, इसकी हाइट कितनी रहेगी 2 रहेगी, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड 3 + 7 इंटू 2 से 2 कट गया, 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए। देखिए कितना सिंपल हो गया ये, है ना। चलिए अब ये केस स्टडी तुम्हारी ख़त्म हो गई, राइट। अब आगे देखते हैं अगली केस स्टडी क्या है। द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट द एटलीस्ट 1500 पीपल। अच्छा, ये तुम्हारा शायद AP का लग रहा है। इसके अंदर तुम्हें टोटल कितनी सीट्स को प्लेस करना है, कितने लोगों को प्लेस करना है 1500 लोगों को, है ना। द चेयर आर प्लेस इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके, अरेंज इन द सच वे दैट ईच सक्सेसिव सर्कुलर रो हैज़ 10 सीट मोर देन द प्रीवियस वन। तो समझ गए होंगे, यहाँ पर जो टोटल दे रखा है वो 1500 दे रखा है, और D जो है वो कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, 10 सीट मोर देन प्रीवियस वन। क्लियर, तो यहाँ पे दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो 30 सीट, अगर पहली रो में A इजिकल टू कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो 10th रो में पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। 10th रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 90, तो पहली रो में कितने हैं 30 और प्लस 9 इंटू कितना बढ़ रहा है 10, तो 30 + 90 तो 120 सीट हो जाएंगे। 10वीं रो में कितनी हो जाएंगी 120 सीट हो जाएंगी। कितना सिंपल है यार ये तो। फॉर 1500 सीट इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। क्या बात है, 1500 सीट के लिए कितनी रो बनाना पड़ेंगी ये बताना है तुमको। ठीक है, तो देखिए 1500 सीट के लिए अपने को SN दे रखा है ना। SN क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू D। तो 1500 सीट टोटल दे रखा है, n अपने को फाइंड करना है, तो 2 इंटू फर्स्ट रो में कितनी है। अच्छा, इफ़ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी। फॉर 1500 सीट इन ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर। ओके, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 2, A की वैल्यू कितनी है 30, है ना, और प्लस n-1 और D कितना है 10, तो ये हो जाएगा 3000 इजिकल टू n। ये कितना हो गया 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 10n-10, तो ये हो गया 3000 इजिकल टू कितना हो जाएगा ये n, और ये हो जाएगा 10n और प्लस का 50,
क्योंकि इसमें से माइनस होगा ना ये 60 में से 10, ओके फाइन। और ये हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा n+5, 0 से 0 कट जाएगा, तो 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n। तो कुल मिलाकर यहाँ से 5n स्क्वायर नहीं n स्क्वायर प्लस 5n, n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब 300 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आए, 5 आए, तो जिसका डिफरेंस 5 है, तो ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं 300 के, तो 2 से 150, 2 से 75 है ना, 3 से 25 और 5 से 5, तो 5 3 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, नहीं तो 10 का आएगा, 2 दूनी 4 3 12, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 3 15, हाँ तो 20 और 15, तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n और माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ जाएगा तो n+20 माइनस 15 कॉमन आ जाएगा तो n+20 इज इक्वल टू 0। तो n+20 कॉमन आ जाएगा और n-15 बचेगा, क्लियर। तो n-15 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 15 आ गया, और n+20 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -20। तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, तो कितनी रोज़ बनेंगी, 15 रोज़ बनेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 रोज़ के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इन सभी सीट को अरेंज कर दिया जाएगा। इफ़ 1500 सीट्स आर अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, तो हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी आफ्टर 10th रो। अच्छा, 10 रो तक अगर मैं अरेंज कर दूँ सीट को, तो बची हुई सीटें कितनी होंगी, है ना। तो 10th रो में हम पहले सीट्स निकाल लेते हैं, इधर कर देता हूँ मैं। 10th रो में कितनी सीट होंगी, a+9d, तो a पहली रो में कितनी है 30, है ना। और अच्छा 10th रो की मैं पहले ही निकाल चुका हूँ ना, कितने निकाल चुका हूँ, 120 निकाल चुका हूँ, ठीक है। कितने निकाल चुका हूँ, 120। देखो इसमें क्या बोला है कि इफ़ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, तो हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। अच्छा 10वीं रो, अच्छा 10 रो तक कितनी होंगी, S10 तक कितनी आएंगी, है ना। तो ये कितना आएगा 10/2, तो 2a मतलब 20 नहीं 30 है, फर्स्ट a कितना है 30 प्लस 10 - 1, तो 9 × d, 10 - 1 है ना, 9 × d कितना हो गया 10, तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 60, और प्लस ये कितना हो गया 90, तो ये हो गया 5 × 150, तो 750 है ना। और टोटल कितनी थी 1500, तो 1500 में से आधी सीटें जो हैं 10th रो में आ जाएंगी, है ना, 10 रो तक आ जाएंगी, और बाकी बची हुई जो अगली रोज़ हैं, है ना, अगली जो 5 रोज़ होंगे, टोटल 15 है, तो 15 में 10 रो तक तो 750 सीट आएंगी, और फिर अगली जो 5 रोज़ होंगे उसके अंदर भी कितनी आएंगी 750 आएंगी, है ना। तो आंसर कितना आएगा 750 आएगा, क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। अच्छा, अगर ऑडिटोरियम में 17 रो हों तो मिडिल रो में कितनी आएंगी, तो मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है, ये ऑड नंबर है, तो n+1/2, तो 17 + 1/2 तो 18/2, तो 9th रो में पूछ रहा है, कौन सी रो में पूछ रहा है 9th रो में। तो 9th रो में कैसे निकालेंगे, देखें a9 इज इक्वल टू a+8d, तो a का हो गया 30 प्लस 8 इंटू d की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 30 + 80, तो 80 110, कितनी सीट्स आएंगी 110 आएंगी मिडिल रो में, है ना। मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है, जब ऑड होता है तो n+1/2 करते हैं, और इवन होता है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, है ना। एक होता है n/2, इवन के लिए एक होता है n/2 और एक होता है n/2 + 1, ठीक है, ये +1 अलग से होता है, और अगर ऑड होता है तो मिडिल टर्म ऐसे निकलता है ना। तो 9th वाले में कितनी हो जाएंगी 110 हो जाएंगी। ये आपका कंप्लीट हो गया केस स्टडी। चलिए अगला, वी ऑल हैव सीन इन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ
दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। अरे आजकल तो सबको पता है कि एरोप्लेन को किस तरह से डायरेक्टेड किया जाता है ना, और किस तरह से उसको उड़ाया जाता है और किस तरह से नीचे उतारा जाता है, कैसे सिग्नल दिए जाते हैं, सबको पता है। फ़िलहाल इमोशनल बातें दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। ये ATC के थ्रू होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। तो ये सब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दे रखा है, ऐसे छोड़ देना है, इसको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि एट अ गिवन इंस्टेंट ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड इट कवर्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब बताइए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है एरोप्लेन, है ना। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एज, अच्छा हाइट को ऊपर नीचे नहीं करा है, वो हाइट इतनी रखी है। तो यूज़ द अबव इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिगर। देखिए फिगर कैसे बनेगा। देखिए अभी मान लो एरोप्लेन यहाँ पर है, क्लियर। इसकी हाइट कितनी है, 3000√3। अभी इसका एलिवेशन कितना है, अभी एलिवेशन इसका कितना है, 60 डिग्री है। अब ये मान लो इधर को जा रहा है, ठीक है। हाइट उसकी वही रखना है, हाइट यही रखना है 3000√3। अब जो एलिवेशन है इसका वो क्या हो गया, दूर जा रहा है ना इधर को, एरोप्लेन इधर को जा रहा है, तो यहाँ पर एलिवेशन इसका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। देखिए ये बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में चला है, वो 30 सेकेंड्स में चला है। अब सही है, ये ABCDE ऐसे बना लीजिए, राइट, वेरी गुड। अब देखिए पहला है कि ड्रॉ द नीट लेवल्ड फिगर टू शो द अबव सिचुएशन। देखो हो गया पहला ही, 1 नंबर का तुम्हारा डायग्राम हो गया ये, है ना। पहले प्लेन कहाँ पर था, E पॉइंट पर, तब वो A पर कितना एंगल बनाया था, 60 डिग्री। अब 30 सेकंड के बाद E से कहाँ पहुँच गया, वो D पर पहुँच गया, तब कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो पहले तो ये हो गया 1 मार्क के लिए। दूसरा क्या है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है, तो अपने को ED बताना है। ED का मतलब BC बताना है। तो BC कैसे आएगा, AC में से AB माइनस कर दो, है ना। AC में से AB माइनस कर दो, तो AC लाने के लिए ADC में, कौन से ट्राइंगल में, ADC में। बताइए भाई, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर ये हो गया। और बेस कौन हो गया, AC। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हो गया। तो AC इज इक्वल टू 3000 इंटू √3 3 हो गया। तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 3 9, 9000 तो AC आ गया आपका, ठीक है। अब बात करेंगे AB की, तो कौन से ट्राइंगल में, ABE में। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस कौन हो गया, AB। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 3000√3 अपॉन AB। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो AB कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000। अब अपने को बताना है BC। तो BC कैसे आएगा, BC आएगा AC में से AB क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। AC में से AB माइनस कर दीजिए। AC है आपका 9000 और ये है 3000, तो कितना आएगा, 6000, है ना। इतना 6000 चल जाएगा वो। अच्छा ये मीटर में है या किस में है, ये अपने को कुछ दिया नहीं है। सेकंड है तो किलोमीटर में ही होगा, क्योंकि मीटर में कहाँ, प्लेन का तो किलोमीटर में ही चलता है मसला, है ना। तो ये इसका हो गया। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, 30 सेकंड में वो कितना चल गया, 6000 चल गया। वो कितना चल गया, 6000 किलोमीटर। अब बोला है कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग अबव द फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर इतने सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। तो हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ड्यूरिंग। हाँ तो ये भी वैसा ही है ना। तो बस यहाँ पे 30 सेकंड में जब 60 डिग्री बना रहा है, 30 सेकंड में जब 30 डिग्री बना रहा है, तो इतने सेकंड में कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो टाइम से तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। सीधा यहाँ पर एक और फिगर बनाएंगे, है ना, एक और फिगर बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, क्लियर।
यार ये चीपड़ टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई, दोबारा से फिगर बनाओ, है ना। तो पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 45 हो गया, क्लियर। और हाइट वही रहेगी 3000√3। क्या है यार, उसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लिया है, बताइए भाई। 1060 इज इक्वल टू, ये वाली साइड ए बी निकालेंगे ना, आप ट्रायंगल वायंगल नहीं लिख रहा, अपने आप लिख लेना ए बी ई में। 1060 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना, √3 अपॉन ए बी। तो √3 से √3 कट गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 आ गई, है ना। ए बी की वैल्यू 3000। अब 1045 इस वाले ट्रायंगल में 1045 परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, तो परपेंडिकुलर हो गया 3000√3 और ए सी, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 3000√3, है ना। अब अपने को बतानी है बी सी, तो बी सी कैसे निकलेगा, ए सी माइनस ए बी। देखो बी सी बताना है, तो ए सी में से ए बी क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 3000√3 माइनस 3000, तो 3000 क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ये डिस्टेंस आ गई आपने, ठीक है। चलिए वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड बतानी है। अब स्पीड यहाँ पे कन्फ्यूज़न है क्या कि दो टाइम की अलग अलग फ्लाइट दे रखी हैं, तो दोनों टाइम का आप निकाल लो, है ना। स्पीड बतानी है, क्या बतानी है, हाँ स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है, 30 सेकंड में 6000, कितना चला है 6000 चला है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई होना चाहिए कि इतने मीटर दे रखी है, अच्छा मीटर में ही है डिस्टेंस, ये किस में आई है, मीटर में आई है। तो देखिए ये 6000 मीटर कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा, है ना, 200 मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर में कह रहा है, तो 200 को अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर में करना है तो मीटर से आप किस में जा रहे हैं, किलोमीटर में, तो बड़े मीटर से किलोमीटर से, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो 18/5, 5 4 जा, है ना, 18 चौक 72, तो 720 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई, क्लियर। और दूसरी अगर स्पीड बतानी है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है 3000√3, और इसको टाइम कितना दिया गया था 15√3 माइनस 1, यही तो टाइम दिया गया था 15√3 माइनस 1, तो 15 दूनी 30, है ना। तो ये कितना हो गया 200√3 अपॉन √3 माइनस 1, क्लियर। अब इसको चेंज करिए, ये मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा, तो ये कितना आ गया 40√3 अपॉन √3 माइनस 1, है ना। तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, कैसे रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 से √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा 40√3 √3 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये हो गया 40√3 √3 + 1 अपॉन 2 से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20√3 √3 + 1, है ना। अब एक चीज़ और भी है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक लॉजिकली सोचो कि प्लेन की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, वो उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी, 720 ही रहेगी, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 720 ही आएगा, जब यहाँ पर आप √3 की वैल्यू लगाएंगे, क्लियर। तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहने देंगे इसको, ठीक है। तो ये आपकी केस स्टडी कंप्लीट हो गई। चलिए मैं आगे लगाता हूँ, मैं अगली केस स्टडी देखेंगे नेक्स्ट। देखें नेक्स्ट केस स्टडीज़ क्या हैं। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, एक ट्रॉफ़ी दे रखी है ना। ये ट्रॉफ़ी इस तरह से दी है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कुछ ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है। कौन सी फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना। और फिर निचला हिस्सा जो है वो हेमीस्फीयर की फॉर्म में है, क्लियर। और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक
क्यूबाइडल के ऊपर रखा हुआ है ये, क्लियर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस स्टडी है, इसमें बच्चे अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो ये नहीं होने वाला है। देखिए इसके अंदर क्या दिया है कि सपोज द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, जो डायमीटर हेमीस्फीयर का होगा वो किसका होगा, सिलेंडर का होगा। तो रेडियस कितनी हो गई 12, रेडियस कितनी होगी 12। एंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्रॉफी, तो ट्रॉफी की जो टोटल हाइट है वो कितनी हो गई 28, है ना। अब बस यहाँ पर ये क्या कन्फ्यूज़न है कि नीचे जो वुडन क्यूबाइड दे रखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पूरी केस स्टडी के अंदर क्यूबाइड को लेकर बात ही नहीं करी उसने। तो हम ये वाली हाइट को इग्नोर कर देंगे, क्लियर। तो आप ये मान के चलेंगे कि हाइट हमें यहाँ तक दे रखी है, कहाँ तक, सिलेंडर और हेमीस्फीयर तक। अब बताइए इसकी रेडियस 12 है तो यहाँ तक भी 12 होगी, क्लियर। तो इसकी हाइट कितनी हो गई सिलेंडर की, 28 में से 12 माइनस करिए तो कितने बचेंगे 16, 8 में से 2 गए 6, हाँ तो 16 बचेंगे। तो इसकी हाइट कितनी हो गई 16 हो गई। बस ये चीज़ समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर क्यूबाइड को लेकर कोई बात करता ना तो हम क्यूबाइड को इंक्लूड करते, उसने कुछ बात ही नहीं करी क्यूबाइड को लेकर, क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्लियर। क्या है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, CS है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। तो 2 पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं है तो लगा दो भाई 22/7, है ना। r की वैल्यू रेडियस कितनी है 12 और हाइट कितनी है 16, है ना। तो 22 दूनी 44 या हाँ 22 दूनी 44 इंटू 12 इंटू 16/7। अब यार ये तुम्हारा काम है, सबको मल्टीप्लाई करना, नीचे 7 रख देना, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आंसर तुम्हारे लिए करेक्ट है ये, क्लियर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होता है, लगा दीजिए। अब पहला हो गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, सिलेंडर का पूछ रहा है तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 16। तो ये हो गया 22 इंटू 12 का कितना हो गया 144 और इंटू 16/7 मल्टीप्लाई करके नीचे 7 लिख देना, आंसर आ गया आपका, ज़रूरत नहीं पूरा लिखने का। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ट्रॉफी। तो ट्रॉफी का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है ना। तो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना ट्रॉफी का। तो ट्रॉफी के अंदर क्या क्या है जो हम कंसीडर कर रहे हैं, सिलेंडर है और हेमीस्फीयर है। तो सिलेंडर का होता है 2πr/h और हेमीस्फीयर का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। भाई पूरे स्फीयर का क्या होता है 4πr², तो उसका आधा क्या हो जाएगा 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन ले लो तो h + r बचेगा, है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 12, है ना। h कितना है, h + r पूरा 28 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 28, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और देखो यहाँ से h + r, h 16 और यहाँ से यहाँ तक 12 और 16 कितना हो गया 28, 7 चौक 28, है ना। 22 दूनी 44 और 12 दूनी 48, कितना 48, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रॉफी। ट्रॉफी का तुम्हें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए। ट्रॉफी का वॉल्यूम कैसे बताएंगे, इधर देखिए ट्रॉफी का वॉल्यूम कैसे बताएंगे, देखिए कैसे बताएंगे। इसके अंदर देखिए ट्रॉफी का वॉल्यूम देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3πr³। तो इसमें से πr² कॉमन आ जाएगा, तो h + 2/3r, ये तो आएगा। पाई की वैल्यू 22/7, r का मतलब 12 का स्क्वायर, है ना। h का मतलब ये h सिलेंडर की हाइट है तो सिलेंडर की 16 है हाइट, और 2/3 इंटू 12, 3 4 सा, है ना। तो ये हो गया 22/7 इंटू 144, है ना। और 4 दूनी 8, 8 और 16 24, कितने हो गए 24, मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे 7 लिख देना, आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली केस स्टडी। अच्छा ये तो बेसिक केस स्टडी आ गई जो अभी लगवाई थी। अच्छा ये NCERT की केस स्टडी है, ये बैलून वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो करी हुई होगी आपकी, है ना। फिर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसकी हाइट 1.2 है, कोई इतने मीटर टॉल गर्ल है ना, वो इसको देख रही है। और ये कितना है 88.2, इसमें से 1.2 माइनस कर दो तो 0 और 87, तो इसकी हाइट कितनी बचेगी टोटल 87 बचेगी यहाँ से, जहाँ से वो एंगल बना रही है। और बैलून जो चल रहा है ना
वो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। क्लियर? हाँ, तो बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो चलिए देखिए, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AC। AC बताना है, AC बताना है तो ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ACE ट्राइंगल ACE, है ना। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 हो गया अपॉन बेस कौन हो गया AC, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो गया 87 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू कितनी होगी 87√3। देखिए फिर से बता देता हूँ, ये नीचे छप गया था। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 और बेस कौन है AC, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 87√3। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखें, अच्छा इसका ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा, इस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस चला है वो बताना है अपने को, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने AC पहले निकाल रखा है, अब AG निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए AG। तो कौन से ट्राइंगल में AGF में देखिए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही रहेगा 87, है ना, और AG आ जाएगा यहाँ से AG। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 87 अपॉन AG। तो AG किसके बराबर हो गया 87 अपॉन √3। √3 से रैशनलाइज कर दीजिए, तो 87 √3 अपॉन 3, √3 हो जाएगा, 3 2 जा और 3 9 जा, 3 2 जा 6 और 3 9 27, तो ये हो गया 29√3। क्लियर? ये आपका 29√3 आ गया। अब अपने को बताना क्या है, GC बताना है। क्या बताना है GC। तो GC कैसे आएगा, AC में से AG क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो AC कितना है, AC पहले आ चुका है 87√3 और ये 29√3, माइनस कर दो, 17 में से 9 गए, 9 8 17, तो 8 बचेंगे, और 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, 58√3 आ जाएगा इसका आंसर। कितना 58√3। अब देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड E। A और E के बीच का, A और E के बीच का AE, ये डिस्टेंस बताना है। तो देखो परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनियस, तो साइन लगा दो। क्या लगाएंगे sin 30 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 87 और AE तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 87 अपॉन AE। तो AE किसके बराबर हो गया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 174। कितना आंसर आ जाएगा इसका 174। ठीक है, 174 मीटर इसकी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द बैलून टू द पॉइंट ए। अच्छा, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द, अच्छा इनिशियल पॉइंट बैलून का कहाँ पर था, यही तो था, यहाँ से ये पूछ रहा है। तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए साइन लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका 87 और AF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है AF। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो 87 अपॉन AF। तो यहाँ से √3 AF कितना हो गया 174, तो AF किसके बराबर हो गया 174 अपॉन √3। क्लियर? अब आप इसको क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, रैशनलाइज कर देंगे। क्लियर? तो ये केस स्टडी भी आपकी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगला आपका पैराबोला से रिलेटेड है, समझ गए होंगे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। इसके अंदर पैराबोला एक सबवे दे रखा है इस तरह से, है ना, ये पैराबोलिक फॉर्म में है। और पैराबोला की जो इक्वेशन होती है या पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक होता है। तो इस तरह से तुम्हें ये फिगर दे रखा है ना। ये y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर की तरफ पैराबोला है, ये नीचे की तरफ पैराबोला दे रखा है। तो ये सब डराने धमकाने के लिए है, ज़रूरत नहीं है इसको कुछ समझने की। ठीक है, ये सिमेट्री दे रखी है, बराबर सिमेट्री होती है, जितना हिस्सा इधर होता है उतना ही हिस्सा इधर होता है। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको डिटेल में पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए कैसे आंसर देंगे इसके अंदर कि इफ़ द हाईवे ओवरलैप्स रिप्रेजेंट
पी एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देन इट्स जीरोज़। तो जीरोज़ बताने के लिए इसको आप जीरो के बराबर रख दीजिए, है ना, जीरो के बराबर रख दीजिए। बताइए 8 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 है, 4 2 8, 4 2 8, तो प्लस का होगा यहाँ पर, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो 2 जीरोज आएंगे, माइनस 2 4, ठीक है। अगला क्या है कि व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज़, अच्छा एक अल्फ़ा कितना दे रखा है 6 एंड सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0। अच्छा एक 0 6 दे रखा है और सम दे रखा है उसका 0, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस अल्फ़ा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 6, तो 2 जीरोज हमारे पास आ गए, एक 6 और एक माइनस 6। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे ओवर पास, क्या बात है, इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल को दिखाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये तो होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज़ तुम्हें दे रखा है 0, है ना, और प्रोडक्ट कितना आएगा 6 इंटू माइनस 6, तो ये एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा माइनस 36, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पॉलिनोमियल का, है ना, हाईवे का। चलिए आगे क्या है कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला, पैराबोला, है ना, क्या होता है उसका, पैराबोला होता है ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और अगले इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज़ बताना है किसके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, है ना। अब 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 4 आए, तो फैक्टर से तो नहीं होगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -4 और 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 4 4 जा 16, 6 चौक 24, क्या बात है, माइनस का आर्ट आएगा, लेस देन 0 है तो इसका कोई भी जीरोज़ नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। मतलब उसने पूछा कि हाउ मेनी जीरोज़, तो आप बोलेंगे 0, 0 नंबर नहीं, 0 का मतलब कोई नहीं, इसके कोई भी जीरोज़ नहीं होंगे इसके, क्लियर। तो ये केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए और लगाते हैं, आगे लगाते हैं केस स्टडी। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, गारंटी देता हूँ कि अच्छे नंबर आएंगे। केस स्टडी जितनी आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाएंगे ना। चलिए अगले केस स्टडी देखेंगे। देखिए क्या है केस स्टडी, ये बेसिक वालों के लिए है ना। ये कोई स्कूल है, DAV स्कूल के स्टूडेंट हैं और इनकी पोजीशन क्या दे रखी है, ABCD दे रखी है ना, 4 स्टूडेंट। तो पहले कोऑर्डिनेट बताओ इसके, 3,5 फटाफट लिखेंगे। 3,5 डी के क्या होंगे 7,1 और इस बी के क्या होंगे 7,9, 7,9 है ना, और सी के क्या होंगे 11,5, 11,5 फटाफट लिखेंगे इसको, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ BD का क्या बताना है, मिड पॉइंट बताना है। तो या तो फॉर्मूला लगा के बना दो या इसमें ही निकाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4, तो मिड पॉइंट यही तो आएगा, है ना। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 7,5, 7,5। ये 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक नंबर के लिए आप डायरेक्ट यहीं से बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वैसे क्या आएगा 7 + 7/2 तो 14/2, तो कितना आएगा 7 आ गया, है ना। और बाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा 1 + 9/2 तो 10/2, तो कितना हो गया 5 हो गया, तो 7,5 है ना। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AD के बीच का क्या बताना है तुम्हें, डिस्टेंस बताना है ना। तो बता दीजिए डिस्टेंस कैसे आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AD तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर।
तो 7 में से 3 गया 4, 4 का हो गया 16 और 5 में से गया 4 तो -4 का +4, 4 चौक 16 तो कितने 16 हैं 16 इंटू 2, 2 बार 16 है तो 4√2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4√2। क्लियर। अगला देखिए, इफ़ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AC है ना, ये कोई लाइन सेगमेंट है AC। चलिए मैं इधर बना लेता हूँ AC है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया इसको AC मैंने ले लिया ये। इफ़ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, ये कोई P है 1:2 के रेशियो में से क्या कर रहा है डिवाइड, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P के क्या बताना है अपने को, कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहले A के कोऑर्डिनेट बताओ। A के कोऑर्डिनेट है 3,5 है ना, और C के कितने हैं 11,5 11,5। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 × 11 प्लस 2 × 3 अपॉन 1 + 2 तो ये 11 बन जाए 11 और 3 × 2 = 6 अपॉन 3 11 और 6 कितना हो गया 17/3। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 17/3। इसका कितना हो गया 17/3। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इसकी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं है ना, ये देखिए 1 × x कोऑर्डिनेट और 2 × x कोऑर्डिनेट। तो 1 × 11 2 × 3 1 + 3 तो 11 × 11 3 दूनी 6 11 6 17 17। अब देखिए y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए y कोऑर्डिनेट तो 1 × y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे 1 × 5 प्लस 2 × 5 अपॉन 1 + 2 5 बन जा 5 2 = 10 अपॉन 3 तो 15/3 तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 17/3, 5 ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे P पॉइंट के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द जसपाल स्टैंडिंग इन द सच अ वे दैट ही इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट A B C D। अच्छा A B C D, क्या बात है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द जसपाल स्टैंडिंग इन द सच अ वे दैट ही इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट A B C D। तो यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे यही तो होगा है ना, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7,5। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7,5। अगला क्वेश्चन, अगली केस स्टडी देखिए क्या है। ये कुछ अपना आर्मी पायलट इज़ फ्लाइंग द एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, ये टोटल 1200 इसकी हाइट दे रखी है ना। और कुछ 2 शिप हैं जो सस्पिशियस हैं, हो सकता है कि ये हमारे दुश्मन के हों। ठीक है, और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, ये हमारा है 30 है ना। इसका डिप्रेशन कितना है 30, तो एलिवेशन भी 30 हो जाएगा। और ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। बताइए आंसर की फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एरोप्लेन टू द पोजीशन ऑफ शिप 2। तो ये तो बहुत सिंपल है, एरोप्लेन की शिप 2 से डिस्टेंस बतानी है, ये बतानी है अपने को। इसे x मान लीजिए। तो x बताने के लिए क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो sin 60 लगा दीजिए। sin 60 = परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू होती है √3/2 तो 1200 अपॉन x। तो ये कितना हो गया √3x = 2400, √3x = 2400, 12 दूनी 24 ये तो हो जाएगा। तो x = कितना हो गया 2400 अपॉन √3। अब 2400 अपॉन √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2400 √3 अपॉन 3। √3 3 हो जाएगा, 3 8 सा, तो इसका आंसर आएगा 800 √3, 800 √3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, इन दोनों शिप के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। चलिए बता देते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए कैसे बताएंगे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखिए ये बताने के लिए
अपने को ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है, तो इसको नाम दे दो ABC। तो पहले AC बताइए, AC कौन से ट्राइंगल में आएगा, इस वाले ट्राइंगल में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 30। बड़ा भैया बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तब जाके मैथ्स का पेपर सॉल्व होगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। देखिए 10 30 इज इक्वल टू, यहाँ 10 30 लगाएंगे, परपेंडिकुलर हो गया 1200 और ये पूरा हो गया आपका AC, परपेंडिकुलर 1200 अपॉन AC। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1200 अपॉन AC। तो AC किसके बराबर हो गया 1200√3। ये क्वेश्चन यार 3 बार करवा चुका हूँ मैं अभी, ठीक है। अच्छा, अब BC लाने के लिए 10 60 लगा दीजिए, क्या लगाइए 10 60, है ना। 10 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर 1200 ही रहेगा, और यहाँ क्या ले ली BC, तो 10 60 वैल्यू √3 होती है, तो 1200 अपॉन BC। तो यहाँ से BC किसके बराबर हो गया 1200 अपॉन √3। √3 से इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो गया 1200 √3 अपॉन 3, 3 4000, तो ये हो गया 400√3, राइट। अब अपने को क्या बतानी है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस AB बताना है। क्या बताना है AB। तो AB कैसे आएगा, AC में से BC क्या कर दो माइनस, तो 1200√3 माइनस 400√3, तो 12 में से 4 जाएंगे तो 800√3 आएगा, 800√3। पिछले का भी आंसर 800√3 था और इसका भी आंसर कितना है 800√3, है ना। अगला है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम शिप 1 टू द एरोप्लेन। अच्छा, 1 से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है ना, ये बताना है अपने को, y बताना है यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले में आप साइन लगा दीजिए, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनस कौन हो गया y हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन y। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1200 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2400, 2400 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। चलिए अगला क्या है, इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, जब इधर को जाएगा ऑब्जर्वर, है ना। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन, इधर को जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। चलिए अगली केस स्टडी लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ आर्टिकल दे रखे हैं। अ वुडन आर्टिकल वी मेड बाय द स्कूपिंग ऑफ, ये सिलेंडर में से एक कोन निकाल दिया, एक हेमिस्फीयर निकाल दिया है। क्लियर। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 40 मीटर, इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है 7 है, तो इसकी भी कितनी होगी 7 होगी रेडियस, इसकी भी कितनी होगी 7 होगी रेडियस। एंड द हाइट ऑफ द कोन की हाइट कितनी है ना, इसको कैपिटल H मानेंगे, इसको स्मॉल h मानेंगे। इसकी हाइट कितनी दे रखी है कोन की 24 सेंटीमीटर। क्लियर। सिंपल सा बेसिक का क्वेश्चन है ये, किसका है बेसिक का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू h² प्लस r² का अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट h²। इसकी h कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का होता है 576, है ना, और 7 का होता है 49, तो ये हो जाएगा 625, तो 25 आ जाएगा, 25 625। क्लियर। अच्छा, इसमें फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r³, तो ये हो गया 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, है ना। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी कितना हो गया 44, और 7 7 49, और अपॉन कितना हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड मत करना, ऐसे रहने देना आंसर, सिर्फ मल्टीप्लाई करके रख देना इसको। चलिए अगला क्या है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, पूरे आर्टिकल का अपने को क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। क्लियर। तो पूरे आर्टिकल का वॉल्यूम कैसे बताया जाएगा, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आर्टिकल, है ना। अब देखिए इसके अंदर सोचिए ज़रा कि ये पूछना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। पूरे आर्टिकल का फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आर्टिकल,
टोटल वॉल्यूम ऑफ द आर्टिकल, तो आप ये वुडन आर्टिकल हैज़ मेड अप ऑफ, वही था। अगर मैं ऐसे देखूं तो स्कोपिंग ऑफ द हेमिस्फीयर वन ऑफ द, अच्छा अगर रिमेनिंग का पूछेगा तो पूरा वॉल्यूम निकालो आप सिलेंडर का, फिर उसमें से माइनस कर दो। बस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, अब वुडन आर्टिकल वॉल मेड ऑफ स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर, अच्छा एंड द कोन, कोई बात नहीं, इसमें सीधा सीधा बोला है कि स्कूपिंग आउट कर दिया गया, इसमें से ये निकाल दिया गया। अब इसका वॉल्यूम बताना है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का और इसका वॉल्यूम क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना सिलेंडर का वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच लगाऊंगा। इसमें से कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसी में से किसका वॉल्यूम माइनस करूंगा, इसका, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम होगा इसका, है ना। चलिए अब इसके अंदर या तो पूरा इस तरह से सॉल्व करो कि पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, तो ये h बचेगा माइनस 1/3 स्मॉल h बचेगा माइनस 2/3 r बचेगा, है ना। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r स्क्वायर हो गया 7 × 7, है ना। कैपिटल H हो गया 40, 1/3 स्मॉल h कितना हो गया 24, क्लियर 24, और माइनस 2/3 आर कितना हो गया 7, आर कितना हो गया 7, तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, क्लियर। ये हो जाएगा 40 माइनस 3 8 24, तो माइनस का 8 और माइनस का 14/3, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 40 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 32, तो 32 माइनस 14/3, क्लियर। तो ये हो जाएगा 154 इंटू 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 में से 14 माइनस करो तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा और कितना बचेगा 8, तो 82/3, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर लगभग 4209.33 आंसर आएगा। चेक कर लेना आप इसका आंसर निकालेंगे, है ना। चलिए अगला क्या है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, कोन की रेडियस 7 है और एल हमारे पास अभी आया था, एल कितना आया था, एल आया था हमारे पास 25, ये कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो सरफेस एरिया के लिए पहले कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाएंगे, फिर कोन का सरफेस एरिया लेंगे और फिर हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया लेंगे, सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए मैं निकलवा देता हूँ, देखो अब देखो मेरे पास कोन का तो आ चुका है, कोन का कितना आया है 550, है ना। हेमीस्फीयर का मैं निकाल लेता हूँ, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया पूछा है शायद, स्लैट है, कोन वॉल्यूम नहीं पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 2 × 22/7 और इंटू 7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, ये 2 आ गए तुम्हारे पास। अब बचा किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 × 22/7, रेडियस हो गई 7 और सिलेंडर की हाइट हो गई 40, तो 7 से 7 कट गया, 40 का डबल 22 दूनी 44 इंटू 40, तो ये हो गया 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, है ना। अब पूरे आर्टिकल का बताना है तो सिलेंडर का और 308 आपका हेमीस्फीयर का और कोन का 550, सबको जोड़ दो तो ये हो गया 8, 6 5 11, 6 5 11 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 2618 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 में मिलेंगे, उसके अंदर भी मैं आपको 3 केस स्टडी करवाऊंगा, ठीक है। 3 सैम्पल पेपर की केस स्टडी, मतलब हर एपिसोड के अंदर 6 केस स्टडीज़ लगवा रहा हूँ मैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।